है, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आज मैं डॉक्टर अभिज्ञात के निमंत्रण पर कविता के विषय में कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। सुपरिचित कवि डॉक्टर अभिज्ञात कविता की ऑनलाइन कार्यशाला कोलकाता से चला रहे हैं। इसमें 12 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। इनमें से कुछ पहले से लिख रहे हैं, कवि हैं, कुछ अपने लिखे को मांझ रहे हैं और कुछ ने अभी शुरुआत की है। आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैंने गीतों और छंदों की कार्यशालाएं देखी हैं, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि अभिज्ञात जी ने इस कार्यशाला को मुक्त छंद की कविताओं पर केंद्रित किया है। इसलिए कविता के मूल आधारों के अलावा वे मुक्त छंद के इतिहास और उसकी विशेषताओं पर अधिक जोर दे रहे हैं। वे कार्यशाला में आज की कविता की भाषा, उसके प्रयोग, कविता के विभिन्न तत्वों, अभ्यास की आवश्यकता, प्रयोग के आधारों, मानवीय मूल्यों और संवेदना से जुड़े तत्वों आदि को विस्तार से समझा रहे हैं। ये कार्यशाला 1 महीने की है। इसमें वे रोज कविता लिखने का एक विषय भी देते हैं और उसके लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। कार्यशाला में कवियों की कविताओं का संपादन भी किया जाता है और ये भी सलाह दी जाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। काव्य पाठ के तौर तरीकों पर भी चर्चा होती है। अभिज्ञात जी ने कविता से जुड़ी प्रमुख बातों के लिए 30 सूत्र बनाए हैं और वे रोज एक सूत्र की चर्चा भी करते हैं। उनका मानना है कि इन 30 सूत्रों पर अगर ध्यान दिया जाए तो किसी भी नए रचनाकार के मन में सृजन की एक सही समझ विकसित होती है। इस क्रम में अभी तक हमने डॉक्टर अनिल जन्मविजय और डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार के विचार भी सुने हैं। इससे इतना तो पता चलता है कि हर रचनाकार का अपना एक अलग रचना संसार होता है। इस रचना संसार के मूल में उसकी अपनी परिस्थितियां, समय, स्थान और परिवेश होते हैं। लेकिन समय, स्थान और परिवेश जब किसी व्यक्ति की संवेदना में गहरे उतरकर अपना साहित्यिक रूप ग्रहण करते हैं, तभी कविता की रचना होती है। संवेदना में गहरे उतरने के लिए रचनाकार को कवितामय होना होता है, कविता में डूबना होता है। कोई रचनाकार संघर्ष की संवेदना में गहरा उतरता है, कोई दुख दर्द की संवेदना में, कोई सौंदर्य की संवेदना में। सब अपने अपनी रुचि के अनुसार गोते लगाते हैं और अपने रचना संसार का निर्माण करते हैं। एक ही रचनाकार कई संवेदनाओं में गहरे उतरता है, जिससे एक ही रचनाकार की अलग अलग विषयों की कविताएं होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही रचनाकार कविता की विभिन्न विधाओं को चुने और कभी कभी वह अभिव्यक्ति की ही विभिन्न विधाओं को चुनता है, जैसे चित्रकला, नाटक, नृत्य या सिनेमा। लेकिन इन सभी विधाओं के मूल में कविता है। अभिज्ञात जी ने अपने एक वीडियो में दृष्टि की बात की है। ये दृष्टि भी 3 प्रकार की हो सकती है। देखने की दृष्टि,
आप किसी भी वस्तु को, किसी भी दृश्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं। और एक महसूस करने की भी दृष्टि होती है, जो आपने देखा उसको आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, किस दृष्टि से महसूस कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कुछ देखा और महसूस किया उसको आप किस दृष्टि से अभिव्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी एक युवा व्यक्ति को भूखा भीख मांगते हुए सड़क पर देखा, तो आपके मन में 2-3 तरह की बातें आ सकती हैं। भूखे युवा के प्रति सहानुभूति हो सकती है, उसकी इस स्थिति पर दुख हो सकता है, आपको समाज या सरकार के प्रति आक्रोश हो सकता है कि जिसने ऐसी व्यवस्था पैदा की है, उसके प्रति आपके मन में आक्रोश आ सकता है। या फिर आपको क्रोध भी आ सकता है कि ये जवान है, समर्थ है और फिर भी काम नहीं करता है, भूखा घूम रहा है। तो इस पर जब आप अभिव्यक्ति अपनी लिखते हैं तो हो सकता है कि इसमें सहानुभूति उभर कर आए, या दुख उभर कर आए, या क्रोध उभर कर आए, या आक्रोश उभर कर आए। लेकिन हर प्रकार की दृष्टि के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कविता में ढलने के लिए, वो है संवेदना। इस संवेदना को निरंतर विकसित करते रहना होता है हर कलाकार के लिए। तो कविता में होने के लिए और अपनी संवेदना को विकसित करने के लिए और रचना को बेहतर बनाने के लिए हमें खूब पढ़ना चाहिए। न केवल कविता बल्कि साहित्य, संस्कृति और कला से संबंधित वह सब कुछ जो आपको अच्छा लगे। चित्रों की प्रदर्शनियों में जाना चाहिए, जितना संभव हो पर्यटन करना चाहिए, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों में जाना चाहिए, नाटक देखने चाहिए, जो अच्छी लगती है ऐसी फिल्में भी देखनी चाहिए। ये सभी कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं और इन सभी से मिलकर एक कवि का निर्माण होता है। हमें अपने समय और समाज पर एक जागृत दृष्टि भी रखनी चाहिए। पढ़ना और कला की अनेक विधाओं से गुजरना एक परिपक्व रचनाकार की मूलभूत आवश्यकता है। इस बात को खूब अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। मैंने कविता कब लिखना शुरू किया वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरी सबसे पहली कविताएं जो सुरक्षित बची वे लगभग उस समय की हैं जब मैं 10 वर्ष की थी। बचपन में हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं, कला की दुनिया में डूबते हैं, जैसे जैसे हमारी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसे वैसे हमारी कविता अपना अलग रूप, अलग शैली, अलग आयाम, अलग अभिव्यक्ति लेने लगती है। साहित्य और समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है वो समझ में आने लगता है और इस तरह हमारी अपनी साहित्यिक समझ और सोच का निर्माण होता है। पर यह सब अचानक नहीं हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होने में दशकों का समय लग सकता है। कविता का सृजन केवल उसके लेखन तक सीमित नहीं होता, उसके गुणों को अपने जीवन और कर्म में भी उतारना होता है। मैंने सतत यह प्रयास किया है कि मेरे जीवन की प्रत्येक हलचल काव्यमय हो, सृजन के उच्चतर मूल्यों की ओर उसका प्रवाह हो और वह रचना के विभिन्न आयामों से भी जुड़े। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब लेखन से आगे बढ़ते हुए, कविताओं से आगे बढ़ते हुए कहानी, चित्रकला,
ड्रेस डिजाइनिंग, संगीत और रंगमंच के अनेक दशकों के लंबे रास्ते से गुजरते हुए 1995 में संयुक्त अरब इमारात के एक शहर शारजाह में पहुंचना हुआ। और उस समय मुझे ये आभास हुआ कि कला की दुनिया में केंद्रीयता ही सब कुछ नहीं है। दूसरों के लिए मंच भी करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर सभी रचनाकारों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ना कविता की एक बड़ी जरूरत है। इसी विचार से मैंने 1996 में ऑनलाइन पत्रिका अभिव्यक्ति का प्रकाशन शुरू किया था। इसकी लोकप्रियता और कविता के प्रति पाठकों का रुझान देखते हुए 2001 में कविता की एक अलग पत्रिका अनुभूति भी ऑनलाइन शुरू की। इन दोनों पत्रिकाओं के साथ देश विदेश के अनेक लोगों को जोड़ा और इस प्रकार एक वैश्विक मंच बन गया जहां दुनिया के कोने कोने से अनेक लोग जुड़ गए। सबने एक दूसरे के बारे में जाना, सबने एक दूसरे से सीखा, सब एक साथ बढ़े। गद्य के लिए अभिव्यक्ति और पद्य के लिए अनुभूति, ये दो वेब पत्रिकाएं ऐसी हैं जो अपने जन्म से अभी तक निरंतर प्रकाशित हो रही हैं और जिनसे देश विदेश के लाखों भारतीय और विदेशी लेखक और पाठक जुड़े हैं। इन पत्रिकाओं के द्वारा विश्व में हिंदी का प्रसार करने के लिए मुझे राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शारजाह में रहते हुए मैंने हिंदी कहानी के मंचन का भी काम किया था, जो काफी सराहा गया। मेरे 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें अलग अलग जीवन काल की अलग अलग रचनाएं हैं। अनेक संवेद संकलनों में मेरी कहानियां, गजलें और निबंध प्रकाशित हुए हैं। मैंने कविता, कहानी, निबंध, नाटक और बाल साहित्य सभी कुछ लिखा है, लेकिन विदेश में रहने के कारण भारत में इनका प्रकाशन थोड़ा कम हुआ है। मेरी अधिकतर रचनाएं वेब पर हैं। मैं फेसबुक पर भी लगभग नियमित रूप से कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ। मेरे 4-5 ब्लॉग भी हैं, जिनका प्रकाशन थोड़ा अनियमित है। कुछ ब्लॉगों पर मेरी कविताओं के पंजाबी, रूसी और डैनिश अनुवाद भी हैं। अभिज्ञा जी का विशेष आग्रह है कि मैं उन गतिविधियों की जानकारी दूं जो मेरे लेखन से निकलकर मेरे जीवन में आई हैं। 2017 में मैंने लखनऊ में अभिव्यक्ति विश्वम नाम से एक संस्था की स्थापना की है, जिसमें भारतीय साहित्य, संगीत, कला, नाटक और दर्शन के विकास के अनेक कार्य होते रहते हैं। इसमें 2 छोटे थिएटर हैं। एक आउटडोर का है, जिसको हम बहिरंग कहते हैं, और एक इंडोर है जिसको हम अंतरंग कहते हैं। इन दोनों की क्षमता अलग अलग 100 दर्शकों की है। एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय के बगल में एक चाय गुमटी है और मुख्य इमारत में एक रेस्टोरेंट है, आर्ट गैलरी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आर्ट, म्यूजिक और डांस के स्टूडियो भी हैं। एक छोटे बच्चों का स्कूल भी है। इसके कला संकाय के निर्देशक सुप्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर उमेश कुमार सक्सेना है। बाकी विषयों की देखरेख समय समय पर अतिथि कलाकारों या साहित्यकारों द्वारा की जाती है।
पिछले 3 सालों में अनेक कथाकार, संगीतकार, कवि, नाटककार, कलाकार यहाँ पधार चुके हैं। साहित्य के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन मैं स्वयं करती हूँ। यहाँ कार्यक्रम के लिए पधारे अतिथियों के ठहरने के लिए कुछ कमरे भी हैं। यहाँ से कैमरा ले जाकर दिखाना तो संभव नहीं है अभी, लेकिन इसके चित्र आप मेरे फेसबुक पेज पर और अभिव्यक्ति विश्वम अपना लखनऊ अड्डा, ये एक पेज है फेसबुक पर, यहाँ पर जाकर एल्बम के लिंक पर देख सकते हैं। अभिज्ञा जी ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के कारण उन्होंने फिलहाल ऑनलाइन कविता की कार्यशाला रखी है। जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो वे विभिन्न शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थानों में कविता की 1 दिन की, 3 दिन की और 7 दिन की कार्यशालाएं करने की योजना बना रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ लखनऊ में आए और यहाँ के रचनाकारों और लिखने के शौकीन लोगों को लेकर 1 सप्ताह की कार्यशाला करें। हमारे संस्थान में उन्हें सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आशा है कि अभिज्ञा जी आएंगे और हमें उनकी कार्यशाला का लाभ मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वेब पर कुछ लोगों को मिल रहा है। और अंत में अभिज्ञा जी का आग्रह था कि मैं अपनी कुछ कविताएं भी आपको सुनाऊं, तो कुछ कविताएं सुनाती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है झील कहती है। झील कहती है सदा से मैं यहाँ हूँ, तुम ही आते और जाते हो निरंतर। झील कहती है सदा से मैं यहाँ हूँ, तुम ही आते और जाते हो निरंतर। इस शहर की गोद में ठहरी हुई हूँ, इस शहर की गोद में ठहरी हुई हूँ, शांत प्राकृत भाव से गहरी हुई हूँ। दूर पर्वत श्रृंखलाओं ने मुझे धारण किया है, वनस्पति की मेखलाओं ने असाधारण किया है। इस शहर की गोद में ठहरी हुई हूँ, शांत प्राकृत भाव से गहरी हुई हूँ। दूर पर्वत श्रृंखलाओं ने मुझे धारण किया है, वनस्पति की मेखलाओं ने असाधारण किया है। साथ की अट्टालिकाएं हैं तिरा करती मुझी में, पत्तियां भी शाख से अक्सर गिरा करती है मुझमें। साथ की अट्टालिकाएं हैं तिरा करती मुझी में, पत्तियां भी शाख से अक्सर गिरा करती है मुझमें। टिमटिमाती जिंदगी से जगमगाता एक शहर है, जिंदगानी में भी वीराने का कुछ थोड़ा बसर है। टिमटिमाती जिंदगी से जगमगाता एक शहर है, जिंदगानी में भी वीराने का कुछ थोड़ा बसर है। यूं तो सबके सिलसिले हैं अलग अपने, पर सिरे अब भी कहीं पर एक ही हैं। दूर जाते रास्ते भी घूम करके लौटते फिर से यही हैं। यूं तो सबके सिलसिले हैं अलग अपने, पर सिरे अब भी कहीं पर एक ही हैं। दूर जाते रास्ते भी घूम करके लौटते फिर से यही हैं। और तुम्हारा क्या कि तुम किस रोज चल दो, क्या पता किस मोड़ पर रास्ता बदल दो। हो सके तो इस तरह आते ही रहना, पर न कहना छोड़कर सब साथ चल दो। और तुम्हारा क्या कि तुम किस रोज चल दो, क्या पता किस मोड़ पर रास्ता बदल दो। हो सके तो इस तरह आते ही रहना, फिर न कहना छोड़कर सब साथ चल दो। झील कहती है सदा से मैं यहाँ हूँ, झील कहती है सदा से मैं यहाँ हूँ,
और जब भी आओगे ऐसा ही पाओगे मुझे तो। झील कहती है सदा से मैं यहाँ हूँ और जब भी आओगे ऐसा ही पाओगे मुझे तो। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है नींद का झोंका। कभी कभी हम जब बहुत बुरी तरह थके हुए होते हैं, काफी दिनों से ठीक से सोने को ना मिले, तो किस तरह नींद का झोंका हमारे साथ रहता है, हमें परेशान करता है। उस पर ये कविता है, देखिएगा कि ओह फिर ये नींद का झोंका कि जैसे बरस बीते चैन से सोए हुए। ओह फिर ये नींद का झोंका कि जैसे बरस बीते चैन से सोए हुए। ये बेचारा गूंज कर सारी दिशाओं से पलटता है, उठाकर बोझ दिन भर का ये गठरी भर थकानों को खाट पर ला पटकता है। ये बेचारा गूंज कर सारी दिशाओं से पलटता है, उठाकर बोझ दिन भर का ये गठरी भर थकानों को खाट पर ला पटकता है। मध्यम दीप के जैसा सुलगता, मध्यम दीप के जैसा सुलगता सांस लेता है ये झोंका नींद का, हर बार चलता है ये झोंका नींद का। छलकता है छतों से मगर घर के हर एक तूफान से डरता। छलकता है छतों से मगर घर के हर एक तूफान से डरता कि बस चुपचाप आंखों में उमड़ता, थामता हाथों से बढ़कर सिर उनींदा, गुजरता पीठ से गर्दन पे चलकर झूल जाता। नींद का झोंका बाह पर इस तरह करवट बदलता है कि जैसे बरस बीते चैन से सोए हुए। छलकता है छतों से मगर घर के हर एक तूफान से डरता कि बस चुपचाप आंखों में उमड़ता, थामता हाथों से बढ़कर सिर कुनीदा, गुजरता पीठ से गर्दन पे चलकर झूल जाता। नींद का झोंका, नींद का झोंका बाह पर इस तरह करवट बदलता है कि जैसे बरस बीते चैन से सोए हुए। तीसरी कविता का शीर्षक है कविताएं। हम लोग बहुत सी कविताएं लिखते हैं, उनमें से कुछ प्रकाशित होती हैं, कुछ हम दूसरों मित्रों को सुनाते हैं, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो ना हम किसी को सुनाते हैं और ना ही वे कहीं प्रकाशित होती हैं, पर इससे उन कविताओं का मूल्य कम नहीं हो जाता। वे कविताएं भी एक रचनाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसी पर देखिएगा कि वे भी होती हैं कविताएं जो छपती नहीं, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। वे भी होती हैं कविताएं जो कहीं छपती नहीं, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। मोर पंख के साथ सोती हुई नोटबुक में कभी कभी झांकती हैं, पन्ने खुलने पर घुल जाती हैं मन की संवेदनाओं में गहरे। मोर पंख के साथ सोती हुई नोटबुक में कभी कभी झांकती हैं, पन्ने खुलने पर घुल जाती हैं मन की संवेदनाओं में गहरे। वे जीने की वजह बनती हैं संतोष के छप्पर रखते हुए हौले। वे जीने की वजह बनती हैं संतोष के छप्पर रखते हुए हौले। वे रचनाकार को मिट्टी होने से बचाती हैं डायरी के आंगन में पन्नों के चाक पर उसकी मिट्टी को आकार देते हुए। वे रचनाकार को मिट्टी होने से बचाती हैं डायरी के आंगन में पन्नों के चाक पर उसकी मिट्टी को आकार देते हुए।
मेरी अगली कविता है कैमरे में कैद होली। इसका दृश्य कुछ ऐसा है कि एक फोटोग्राफर है जो होली के दिन सड़क पर निकला होली को कैप्चर करने के लिए अपने कैमरे में, और वो इस तरह डूबा हुआ था रंगों में, तो उसके कैमरे में भी रंग, उसके कपड़ों में भी रंग, उसके चेहरे पर भी रंग, उसके हाथों में भी रंग। तो इसको देखकर एक रचना हुई है, ध्यान दीजिएगा कि कैमरे में रंग था या रंग में था कैमरा, ये पता करना कठिन था। कैमरे में रंग था या रंग में था कैमरा, ये पता करना कठिन था। झर रहे थे रंग हाथों से या बस रहे थे हाथ रंगों में, रंग का त्योहार था या हार में गुथे हुए थे रंग, देख कर भी जान पाना उस समय मुमकिन नहीं था। कैमरे में रंग था या रंग में था कैमरा, ये पता करना कठिन था। झर रहे थे रंग हाथों से या बस रहे थे हाथ रंगों में, रंग का त्योहार था या हार में गुथे हुए थे रंग, देख कर भी जान पाना उस समय मुमकिन नहीं था। कोई हीरा मन कहीं अंदर बसा था, कोई हरियल सुआ हाथों पर जमा था, कोई पेरी उड़ रही थी कैमरे में, कोई हल्दी बस रही थी उंगलियों में। कोई हीरा मन कहीं अंदर बसा था, कोई हरियल सुआ हाथों पर जमा था, कोई पेरी उड़ रही थी कैमरे में, कोई हल्दी बस रही थी उंगलियों में। रास्तों पर रंग बिखरे थे हवा में, हर कहीं उत्सव की धारें आसमां में, खुशबुओं के थाल नजरों से गुजरते और पर्दे पार चुड़ी कांच की बजती खनक से, एक हंसी जाती थी दिल के पार गहरी, उस हंसी से लिपट पेरी नाचती थी, उस हंसी में डूब हीरा मन रटा करता था बोली। रास्तों पर रंग बिखरे थे हवा में, हर कहीं उत्सव की धारें आसमां में, खुशबुओं के थाल नजरों से गुजरते और पर्दे पार चूड़ी कांच की बजती कनक सी, एक हंसी जाती थी दिल के पार गहरी, उस हंसी से लिपट प्यारी नाचती थी, उस हंसी में डूब हीरा मन रटा करता था बोली। और एक पट्टा कैमरे में और वह पट्टा गले में, एक पट्टा कैमरे में और वह पट्टा गले में, कैमरे में गले से लटका हुआ वह शहर सारा, कैमरे में कैद होली, होलियों में शहर घूमा, रंग डूबा कैमरा यूं ही आवारा। एक पट्टा कैमरे में और वह पट्टा गले में, कैमरे में गले से लटका हुआ वह शहर सारा, कैमरे में कैद होली, होलियों में शहर घूमा, रंग डूबा कैमरा यूं ही आवारा। कैमरे में कैद थी होली की या फिर होलियों में कैद था वह कैमरा, कहना कठिन था। कैमरे में रंग था या रंग में था कैमरा, ये पता करना कठिन था। अगली कविता है बारिश बारिश न। बरसात का मौसम है और उसी का एक चित्र है, देखिए। उतर रही थी शाम पहाड़ों से, उतर रही थी शाम पहाड़ों से, बादल की बाहों में बाहें डाले खिली खिली सी। उतर रही थी शाम पहाड़ों से, बादल की बाहों में बाहें डाले खिली खिली सी। साथ साथ थे झरने, उनके बहुरंगी वस्त्र संभाले, धीरे धीरे आसमान से धरती पर पग रखते, अपने श्वेत दुपट्टों में झरझर लहराते। साथ साथ थे झरने, उनके बहुरंगी वस्त्र संभाले, धीरे धीरे आसमान से
धरती पर पग रखते अपने श्वेत दुपट्टों में झरझर लहराते, रंग घनेरे हंसी बिखेरे फूल खिले थे राहों में। रंग घनेरे हंसी बिखेरे फूल बिछे थे राहों में। हरी वसुंधरा गले मिली थी आसमान से। हरी वसुंधरा गले मिली थी आसमान से। लंबी तन्हाई टूटी थी, बारिश बारिश नभ रोया था, धरती शबनम शबनम भीगी थी। हरी वसुंधरा गले मिली थी आसमान से। लंबी तन्हाई टूटी थी, बारिश बारिश नभ रोया था, धरती शबनम शबनम भीगी थी। और अगली कविता है पहाड़ पर रात। वह कैसी सुनसान रात थी, वह कैसी सुनसान रात थी। साए साए करते थे जंगल, हवा दौड़ती थी इस चोटी से उस चोटी, हिला हिलाकर सेबों भरे पेड़ मतवाले। और अंधेरा सब कुछ अपने भीतर ढांपे, करिया कंबल तय करता था रात सुबह की। चांद कभी रुकता चुकता था, कभी देर तक गुम हो जाता। धीमी एक धुएं की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती जाती थी ऊपर को। वह कैसी सुनसान रात थी, साए साए करते थे जंगल, हवा दौड़ती थी इस चोटी से उस चोटी, हिला हिलाकर सेबों भरे पेड़ मतवाले। और अंधेरा सब कुछ अपने भीतर ढांपे, करिया कंबल तय करता था रात सुबह की। चांद कभी रुकता चुकता था, कभी देर तक गुम हो जाता। धीमी एक धुएं की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती जाती थी ऊपर को। झील सोई थी कोरे का मोटा थुलमा एक समेटे, टीन बजा करती थी रह छत पर जैसे फेंक दिए मुट्ठी से कंकर। झील सोई थी कोरे का मोटा थुलमा एक समेटे, टीन बजा करती थी रह छत पर जैसे फेंक दिए मुट्ठी से कंकर। और कुछ आवाजें छोड़ अगर दें सब सोया था, कुछ आवाजें छोड़ अगर दें सब सोया था। एक कांगड़ी ही जागी थी देर रात तक साथ हमारे। कुछ आवाजें छोड़ अगर दें सब सोया था, एक कांगड़ी ही जागी थी देर रात तक साथ हमारे। एक और कविता है, छोटी सी है, शीर्षक है दिन का जादूगर। नई सुबह है, रोशनी फूटी है हल्की सी, चिड़ियों की सरगम गुनगुनाने लगी है। और रेशमी हवा यूं ही उलझती है तारों से उषा की प्रतीक्षा में। नई सुबह है, रोशनी फूटी है हल्की सी, चिड़ियों की सरगम गुनगुनाने लगी है। और रेशमी हवा यूं ही उलझती है तारों से उषा की प्रतीक्षा में। लो खुल गई सूर्य की गठरी, पहले धूप फैली हल्की सी, रोशनी फिर झरने लगी यूकेलिप्टस के पेड़ों से। नरम नरम खुला लॉन का कालीन, और पल भर में बिखर गए शबनम के मोती, आकार लेने लगा शहर। लो खुल गई सूरज की गठरी, पहले धूप फैली हल्की सी, रोशनी फिर झरने लगी यूकेलिप्टस के पेड़ों से। नरम नरम खुला लॉन का कालीन, और पल भर में बिखर गए शबनम की मोती, आकार लेने लगा शहर। आ गया जादूगर
तिनका। अंत में कविता के सभी प्रतिभागियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे इसे इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।